नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के प्रश्न देखने वाले हैं एंड DANR के प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे के LDC या DPQ कोटे के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, वर्तमान समय में 4 मई और 18 मई को ग्रुप बी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। वही दोस्तों, आप लोग बताना चाहूँगा कि अगर आप LDC या DPQ कोटे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेल सेवा आचरण नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में DNR के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम में समान नियम दिए गए हैं तो किसमें? तो रूल नंबर 3 में जनरल रूल दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट होने वाला है। नेक्स्ट है, सट्टा लगाना आचरण नियम के विरुद्ध नहीं है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सट्टा लगाना आचरण नियम के विरुद्ध है, नहीं कि एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल गलत है। आपको सट्टा नहीं लगाना है। अगर सट्टा लगाते हैं तो रेलवे सेवा आचरण नियम के ये विरुद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट होगा। नेक्स्ट है, दहेज लेना आचरण नियम का उल्लंघन है। यस, दहेज लेना आचरण नियम का उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट होगा। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दहेज लेने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है। गलत, दहेज तो पहली बात लेना ही नहीं है और आप प्रशासन से अनुमति ले करके भी आप दहेज नहीं ले सकते हैं। हालांकि प्रशासन आपको अनुमति ही नहीं देगा कि आप दहेज ले। तो यह स्टेटमेंट जो दिया गया है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, अचल संपत्ति खरीद के लिए रेल सेवा आचरण नियम डैश की मंजूरी जरूरी है। तो रूल नंबर 18A के तहत आपको कोई भी अचल संपत्ति खरीदते हैं तो आपको रेलवे को इन्फॉर्म करना होगा कि हम ये संपत्ति खरीद रहे हैं। और दोस्तों, इसमें एक कंडीशन होता है कि आपका 2 महीने के सैलरी के अगर ज़्यादा आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, रूल नंबर 18 के 1 के अंतर्गत आपको रेल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, 18 का 1। नेक्स्ट है, कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारियों को आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत आरोप लगाया गया है? यानी चार्जेज ऑफ डिसिप्लिन आर लिव्ड अंडर विच रूल ऑफ कंडक्ट रूल 1966। तो रूल नंबर 3 के 1 एंड 2 में ये बात कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 22 के तहत रनिंग स्टाफ को ड्यूटी आरंभ होने से कितनी देर पहले कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन करना बैन है? तो 8 घंटे पहले बैन किया गया है कि अगर आप रनिंग स्टाफ हैं तो आपको 8 घंटा पहले कोई भी नशीली पेय पदार्थ आपको सेवन नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? तो रूल नंबर 15 के 1 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी रेल आवास को किराए पर नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत उपहार लेना देना वर्जित है? तो रूल नंबर 13 के तहत ये वर्जित किया गया है। नेक्स्ट है, रेल सेवा आचरण नियम 3 का C किस विषय से संबंधित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो संबंधित है आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, रेल आचरण नियम के किस नियम के तहत अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है? तो रूल नंबर 18 में ये चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? तो रूल नंबर 5 के अनुसार ये वर्जित किया गया है। रेल कर्मचारी के पुत्र पुत्री अगर आश्रित है तो उन पर रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू है, सही या गलत? तो रेल सेवक के पुत्र या पुत्री पर रेल कर्मचारी नियम लागू होता है। तो ये का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 3A किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है आपका प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3
के बी किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है आपका ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर, रेल सेवाचरण नियम 1966 नियम 13 के तहत उपहार एक आकस्मिक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक अतिथि को उपहार नहीं माना जाएगा। ये जो कथन है सही है या गलत है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आचरण नियम डैश नशीली पेय और दवाओं का सेवन के बारे में चर्चा किया गया है। तो किस में चर्चा किया गया है? तो रूल नंबर 22 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है किस नियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंधित है? तो रूल नंबर 22A के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट होगा, नियम 22 का 1। नेक्स्ट है किस आचरण नियम के तहत सरकार की परिभाषा बताई गई है? यानी अंडर विच रूल ऑफ कंडक्ट रूल 1966 डिफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट गिवन, ये चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 किस पे लागू होता है? तो रेल सेवा आचरण नियम सभी गवर्नमेंट, नॉन गस्टेड और गस्टेड एम्प्लॉय पे लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। दोस्तों अब यहाँ पे DNR से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु मानक फॉर्म जारी किया जाता है। मोस्ट VPI प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो SF 7 जारी किया जाता है। SF 5 क्या है? आपका मेजर पेनाल्टी का है। SF क्या है? SF 11 आपका माइनर पेनाल्टी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है SF 11B का उपयोग हेतु किया जाता है। तो 11B का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो माइनर पेनाल्टी के लिए किया जाता है, यानी छोटी शासित के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की सीमा क्या है? तो 45 डेज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट होगा। नेक्स्ट है बड़ी शास्ति यानी मेजर पेनाल्टी, छोटी शास्ति यानी माइनर पेनाल्टी का आरोप पत्र जारी करने के लिए मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ऊपर में आप लोग बताएं SF 5 का उपयोग आपका मेजर पेनाल्टी के लिए, SF 11 का उपयोग माइनर पेनाल्टी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है SF 5 जारी करने पर छोटी शासित भी आरोपित की जा सकती है। बिल्कुल सही, आपका SF 5 जारी करने पर छोटी शासित भी आरोपित किए जा सकती है, यानी SF 5 के साथ में आपका SF 11 भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है नौकरी से हटाए गए कर्मचारी को अपील प्राधिकारी से साक्षात्कार हेतु पास दिया जाएगा। यस, पास दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है निलंबन DNR नियम के क्रमांक है, यानी सस्पेंशन कम्स अंडर रूल नंबर 5। तो सस्पेंशन किस में आता है? रूल नंबर 5 में आता है। नेक्स्ट है निलंबन यह एक शासित है, सस्पेंशन इज ए पेनाल्टी। बिल्कुल गलत है, सस्पेंशन एक पेनाल्टी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। निलंबन में सिर्फ कर्मचारी को ड्यूटी से बाहर रखा जाता है, यह एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्या अप्रेंटिस पर DNR कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल गलत है, अप्रेंटिस पे DNR कार्रवाई नहीं किया जा सकता है जब तक वो परमानेंट नहीं होते हैं, जब तक DNR रूल उस पर लागू नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है अनुशासन एवं अपील नियम कब से प्रभावी हुआ था? तो मोस्ट VPI प्रश्न, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 1 अक्टूबर 1968 को ये प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है क्या पास PTO रोकने की शासित के दौरान पदोन्नति की जा सकती है? यस, किया जा सकता है। नेक्स्ट है 12 नंबर अनुशासन अपील नियम के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत की जाती है? तो रूल नंबर 9 के तहत की जा सकती है। नेक्स्ट है SF 3 किसके द्वारा हस्ताक्षरित या जारी किया जाता है? तो SF 3 जो होता है सस्पेंडेड एम्प्लॉय के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है DNR में SF 3 किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो प्रयुक्त किया जाता है क्लेमिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है SF 3 क्या दर्शाता है? तो SF 3 दर्शाता है सर्टिफिकेट ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉय डेट ही इज अनएम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है क्या निलंबन यह कोई शासित या दंड है? तो बिल्कुल कथन गलत है, निलंबन कोई शासित नहीं होता है, यह एक प्रक्रिया होता है। इस दौरान एम्प्लॉय को ड्यूटी से बाहर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाला मानक फॉर्म का नंबर क्या है? तो SF 1 का उपयोग किया जाता है, जो कि रूल नंबर 5 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है निलंबन के दौरान कर्मचारी को बोनस दिया जा सकता है। निलंबन के दौरान
कर्मचारी को बोनस नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है डीम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म उपयुक्त किया जाता है, यानी व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर डीम्ड सस्पेंशन। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार ये एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसके लिए मानक फॉर्म SF2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए SF4 मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है, तो ये 50% दिया जाता है लास्ट पे का। नेक्स्ट है निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है, तो सस्पेंडेड एम्प्लॉय को दिया जाता है। नेक्स्ट है निर्वाह भत्ता से कौन सी कटौती करना वर्जित होता है, तो प्रोविडेंट फंड एंड कोर्ट अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मी को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा, तो अगर 48 घंटा से ज़्यादा अगर रहते हैं तो उनको डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। नेक्स्ट है निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ाने के कारण निर्वाह भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है, तो 25% बढ़ाया जा सकता है। अनुशासन एवं अपील नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है, तो रूल नंबर 5 के तहत निलंबित किया जा सकता है। इसके लिए SF1 फॉर्म जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, इसके लिए सक्षम प्राधिकारी आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज NIP स्टैंड फॉर, तो नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। मानक फॉर्म 11 के साथ कौन सा अनुरोध अनिवार्य है, तो इसके साथ में कॉपी ऑफ चार्जेज इन द फॉर्म ऑफ इम्पुटेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी गई हो को कब और किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है, तो रूल नंबर 14 के तहत इसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रदान किए गए दंड की अपील महाप्रबंधक को होती है, तो यस होती है। अगर DRM ने कोई पनिशमेंट दिया है तो आप GM के पास में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है DNR के तहत सजा प्राप्ति के कितने अवधि उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, तो 6 मंथ एंड 1 ईयर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ NIP। नेक्स्ट है अपील की सीमा क्या है, तो 45 डेज होती है। मानक फॉर्म पर किया जाता है, यानी फॉर्म इज यूज टू नॉमिनेट प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इसके लिए आपका SF8 जारी किया जाता है फॉर प्रेजेंटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट है DNR के तहत विटनेस को बुलाने हेतु अधिकारी जांच अधिकारी को प्राप्त है, क्या वे साक्ष्य अधिनियम विटनेस एक्ट के अनुमेय है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालन के बिना नौकरी से बर्खास्त किस आधार पर किस नियम के तहत किया जा सकता है, तो रूल नंबर 14 के 2 का उपयोग करके किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है सील्ड कवर प्रोसीजर किन मामलों में अपनाई जाती है, तो व्हेन इंक्वायरी अंडर DAR इज गोइंग ऑन अंडर सस्पेंशन। नेक्स्ट है क्या हित निरीक्षक को DNR केस में बचाव सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, यस बट द केस शुड बी नॉट बी डेल्ट हिम प्रीवियसली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जा सकती है, तो किसी को भी नहीं किया जा सकता, यानी नो अपील कैन बी मेड। नेक्स्ट है किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि रोकने की साजिश दी गई है लेकिन वह अभी प्रभाव में नहीं है, तो क्या उसे कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है, तो यस किया जा सकता है। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र के लिए कौन से मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो ये सिर्फ 14 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त कार्यवाही यानी कॉमन प्रोसीडिंग के अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए आपका SF10 जारी किया जाता है। SF5 आपका मेजर पेनाल्टी, SF11 आपका माइनर पेनाल्टी हो गया। नेक्स्ट है अनुशासन में अपील नियम 1962 किस पर लागू नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे RPF जो कैजुअल लेबर होते हैं उन पे लागू नहीं होता है। फॉर वोमेन द प्रेसिडेंट हैज ग्रांटेड एग्जम्पशन
और नेक्स्ट है एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, इन पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है बड़े शासित आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है, तो रूल नंबर 9 में दिया गया है। नेक्स्ट है DNAR के किस नियम के तहत शासित, नेक्स्ट है DNAR किस नियम के तहत शासित का प्रावधान है, तो रूल नंबर यहाँ पे 6 में चर्चा किया गया है। DNAR के किस नियम के तहत रिवीजन का प्रावधान, रिवीजन का चर्चा रूल नंबर 25 में किया गया है। नेक्स्ट है DNAR के किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है, तो रूल नंबर 25A में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है बड़ी शासित के आरोप पत्र के साथ कितने अनुगलक एनेक्जर होते हैं, इसके साथ 4 अनुगलक होते हैं। नेक्स्ट है 12 वर्ष की सेवावधि के पश्चात अनिवार्य जबरन सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को पेंशन दे है या नहीं, तो दे होता है। सब्जेक्ट टू बी कंडीशन हैज बी 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, क्योंकि उन्होंने 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस को कंप्लीट कर रखा है। नेक्स्ट है ग्रुप डी कर्मचारी जिसे रिमूवल या दंड सहायक अभियंता द्वारा दिया गया है अपनी रिवीजन प्रस्तुत करेगा, तो किसके पास में करेगा, तो सीनियर डी के पास में करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 311 के 1 में चर्चा किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसमें जो चर्चा किया गया है 311 के 2 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है अपील प्राधिकारी का पद रिक्त होने पर अपील की जाएगी, किसके पास में किया जाएगा, तो हाई अथॉरिटी ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। नेक्स्ट है क्या अनुशासन एवं अपील नियम के तहत मनार्थ पास रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है, उनको दिया जाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है अनुशासन एवं अपील नियम के तहत राष्ट्रपति को अपील किस नियम के तहत की जाती है, तो रूल नंबर 31 के तहत राष्ट्रपति के पास में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है ARE की नियुक्ति कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, तो ARE की नियुक्ति विथिन 20 डेज आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। नेक्स्ट है छोटी शासित यानी माइनर पेनाल्टी के लिए कौन सा मानक फॉर्म उपयोग किया जाता है, तो आपका ASAP 11 उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अनुशासन में अपील नियम 1968 के तहत अपील किस नियम के तहत होती है, तो रूल नंबर 18 के तहत होती है। नेक्स्ट है अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शासित अधिरोपित होने पर कर्मचारी को कितने माह रेल आवास रोकने की अनुमति दी जा सकती है, तो 4 मंथ ऑफ नॉर्मल रेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट होगा। नेक्स्ट है क्या अनुशासन एवं अपील नियम के तहत सेवा से हटाए गए कर्मचारी की अनुकंपा भत्ता स्वीकृत करने पर उसकी विधवा की अनुकंपा भत्ता हेतु पात्र माना जाएगा, तो यस माना जाएगा। नेक्स्ट है अनुशासन एवं अपील नियम में एक से अधिक कर्मचारी पर संयुक्त कार्यवाही यानी कॉमन प्रोसीडिंग किस नियम के अंतर्गत जारी की जाती है, तो कॉमन प्रोसीडिंग जो होता है आपका रूल नंबर 13 के तहत होता है। नेक्स्ट है सीनियर स्केल अधिकारी किस ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को और कौन सी शासित अधरोपित कर सकता है, तो अप टू 5 लेवल एंड पेनल्टी 1 to 6 तक वो अधरोपित कर सकता है। तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इम्प्लॉय नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस, और रिमूवल फ्रॉम सर्विस का अर्थ होता है इम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस, यानी अगर कोई कर्मचारी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है तो वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, अगर रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया है तो एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट है क्या अपील अथवा रिवीजन प्राधिकारी बर्खास्त नौकरी से हटाए जाने के दंड की अपील रिवीजन को पुनः नियुक्ति में परिवर्तन कर सकता है, तो यस कर सकता है। इसका यहाँ पर देख सकते हैं IREC वॉल्यूम 1 की 402 नंबर पॉइंट में कहा गया है। शाह अधिकारी किस ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को और कौन सी शासित अधरोपित कर सकता है, तो अप टू लेवल 4 एंड पेनाल्टी 1 to 5। नेक्स्ट है कुल सस्तियाँ कितनी हैं, कुल सस्तियाँ जो है आपका 11 है। नेक्स्ट है निलंबित कर्मचारी मुख्यालय को छोड़ने अन्य स्थान पर जांच के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता है, तो यस है। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर के यहाँ पे DNAR से आप कितने प्रश्न देखें, तो 68 प्रश्न देखें। उसके बाद में रेल सेवा आचरण नियम से कुल मिलाकर के 20 प्रश्न देखें। तो यहाँ पे इस वीडियो में कुल मिलाकर के 88 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए गए हैं, जो कि आपके एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर
इन 2 चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।